बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। अगर स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्केलेटल सिस्टम होता है एनिमल्स में और प्लांट्स में। अब हम सपोर्ट एंड मूवमेंट एनिमल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एनिमल्स पे फोकस करेंगे, उनका स्केलेटल सिस्टम देखते हैं। अगर स्केलेटन की डेफिनेशन देखें तो इज टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स। ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है, फ्रेमवर्क होता है जो किसी भी एनिमल को उसकी शेप प्रोवाइड करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और उसके ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि वो ऑर्गन अपनी जगह पे फिक्स रहें और इजीली फंक्शन कर सकें। और अगर इसकी कंपोजिशन की हम बात करें तो इस कंपोजिशन में ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। और प्रोटोजोआ चूँकि यूनिसेलुलर होते हैं, इसके अलावा मल्टीसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। जो यूनिसेलुलर हैं उनमें तो ये सेल मेम्ब्रेन से और सिक्रीट होगा और लिक्विड फॉर्म में होगा, लेकिन जो मल्टीसेलुलर हैं उनमें ये बोन्स भी हो सकती हैं। इसके अलावा हाइड्रोस्टेटिक भी हो सकता है, एक्सोस्केलेटन भी हो सकता है। वो उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो आगे देखते हैं। 3 इसकी मेजर टाइप्स हैं, हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रो वाटर स्टेटिक स्केलेटन मीन्स जिसमें वाटर होगा और उसकी मदद से शेप और मूवमेंट होगी। एक्सोस्केलेटन जो बॉडी से आउटसाइड पे होगा और एंडोस्केलेटन जो बॉडी के इनसाइड पे होगा। आज हम हाइड्रोस्टेटिक और एक्सोस्केलेटन पढ़ेंगे। अगर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की बात करें तो वो एनिमल्स जिनमें हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते, बोन्स, स्पाइक्यूल्स, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते, उनमें हाइड्रोस्टेटिक लिक्विड का बना हुआ स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि उनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या फिर सिलोम में होता है, जो इसको हम बॉडी कैविटी भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो अर्थवर्म सबसे कॉमन एग्जांपल है। अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने देखा था कि उसमें मुख्तलिफ सेप्टा होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे चैम्बर बने होते हैं। उन चैम्बर्स में लिक्विड मटेरियल होता है। वो जो लिक्विड मटेरियल होता है वो ही उसका स्केलेटन होता है, जिसकी वजह से उसकी शेप मेंटेन रह सकती है और उसकी मूवमेंट के लिए उसकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी बॉडी शॉर्ट लेंथ वाइज इंक्रीज हो जाती है, और जब लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लेंथ वाइज शॉर्ट हो जाती है। और इस तरह उनके लोअर साइड पे जो सीटा प्रेजेंट होते हैं, उन सीटा की मदद से वो ज़मीन के साथ अटैच हो जाता है और आगे फॉरवर्ड हो सकता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है सी एनीमोन की। सी एनीमोन की अगर बात करें तो वो उसमें लिक्विड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है। उसका लोअर साइड पे जो माउथ होता है उस जगह से वो एंटर करता है वाटर को, और एक बलून की तरह प्रेशर के साथ माउथ से वाटर को एक्सपेल करता है आउटसाइड, जिसकी वजह से वो अपराइट ऊपर की तरफ एक फ्लैश के साथ एक जेट की तरह आगे मूव करता है। इसको जेट प्रोपल्शन मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से इस तरह मूव करता है जब वह अपने माउथ कैविटी से वाटर को इजीली प्रेशर के साथ रिमूव करता है। दूसरा एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मींस कि ये बॉडी से बाहर वाली साइड पे होगा, बॉडी इन साइड पे स्केलेटन नहीं होगा। लेकिन इन एनिमल्स में इन साइड पे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है, लेकिन मेजर एक्सोस्केलेटन होता है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और बाहर से हार्मफुल जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, उनसे बचाता है। ये इंटरनल मसल्स के साथ अटैच होता है। अगर इसके करैक्टरिस्टिक्स देखें तो ये इनर्ट है और नॉन लिविंग है। ये लिविंग नहीं होता, डिफरेंट केमिकल्स वगैरह से मिलके बना होता है, और ये सक्रीट किया जाता है एक्टोडर्म से। बॉडी की सबसे बाहर वाली जो लेयर्स होती है मसल्स की, सेल्स की, उनसे ये रिलीज होता है। इसके अलावा इसकी कंपोजिशन फर्दर देखें तो इसमें 2 लेयर्स होती हैं। एक को एपिक्यूटिकल कहते हैं, जो कि बाहर वाली साइड पे होते हैं, और एक को प्रोक्यूटिकल कहते हैं, जो उसके इन साइड पे होती है। इसको कभी कभी एंडोक्यूटिकल का नाम भी दिया जाता है। जो एपिक्यूटिकल होती है ये वैक्सी लिपोप्रोटीन्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो हमने पढ़े थे लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, इनसे मिलकर बनी होती है। ये इम्परमिएबल होती है, बॉडी में से वाटर को लॉस नहीं होने देती और बैरियर के तौर पे एक्ट करती है। बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है।
अगर ये प्रोक्यूटिकल है उसके नीचे क्रस्टेशियन में इसको एंडोक्यूटिकल भी कहते हैं। प्रोक्यूटिकल भी दोनों एक ही चीज़ है। प्रोक्यूटिकल किससे मिलकर बनी होती है? काइटन, टफ, लेदरी, पॉलीसेक्राइड, सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, मींस ये मिक्सचर होता है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसको मजबूत करने के लिए स्क्लेरोटाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये हार्डनिंग का प्रोसेस है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह और इस तरह के जो हार्डनिंग केमिकल्स होते हैं वो डिपॉजिट किए जाते हैं ताकि वो स्केलेटन स्ट्रांग रहे। इसके अलावा अगर एक्सोस्केलेटन की बात करें तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जैसा कि पहले हमने देखा है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स और बाहर से वाटर वगैरह और हार्श कंडीशन जो इन्वायरमेंट की होती है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन जो मोलस्क्स में शेल होता है वो भी एक्सोस्केलेटन कहलाता है। वो लार्ज शेल्स होते हैं और बाइवैल्व और स्नेल के शेल सबसे कॉमन है। स्नेल शायद गार्डन में आपने छोटे छोटे देखे होंगे, सर्कुलर शेल होता है और एनिमल उसके एक साइड पे होता है। जो शेल होता है उसके ऊपर रिंग्स वगैरह बने होते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे जैसे बॉडी साइज इंक्रीज होता जाता है लार्ज साइज के कंपार्टमेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और बाइवैल्व जो होते हैं उनमें लार्ज साइज का शेल होता है और उसके दो फ्लैप होते हैं, जिस तरह आपने वो देखा होगा जिसको आप सिप्पी भी कहते हैं जिसके अंदर मोती बनते हैं। तो उसके इर्द गिर्द जो शेल होते हैं वो भी उसका एक्सोस्केलेटन होता है। दूसरा एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं, इनमें ज़्यादातर इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं और ये क्रोस्टेशियंस, स्पाइडर वगैरह आ जाते हैं, उनमें भी एक्सोस्केलेटन होता है। अगर एक्सोस्केलेटन की अडाप्टेशंस की बात करें तो उसमें रिजिज और बार्स बने होते हैं, मींस उसकी इनसाइड पे नेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उसको बॉडी के साथ अटैच करने के लिए मजबूती से अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा उसमें जॉइंट्स होते हैं ताकि बॉडी इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके और बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना हो मूवमेंट वगैरह करने में। सेंसिला, ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सोस्केलेटन की आउटसाइड पे होते हैं और ब्रिसल्स की फॉर्म में मींस कांटों की तरह के साथ स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे जो कि सेंसरी होते हैं और इंफॉर्मेशन आउटर साइड से स्टिमुलस कोई भी आए उसको डिटेक्ट करके बॉडी को मैसेज प्रोवाइड करते हैं। गैसियस एक्सचेंज के लिए एक्सोस्केलेटन में पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम स्पाइरेकल्स का नाम देते हैं। उनके ज़रिए जो इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है जब बाहर इन्वायरमेंट ड्राई हो या फिर रफ हो। इसके अलावा एनिमीज़ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि एक्सोस्केलेटन चूँकि बॉडी से बाहर होता है और जब बॉडी ने साइज़ इनलार्ज करना होता है, ग्रोथ करनी होती है, तो उसके लिए ये हर्डल है। तो उसके लिए एक मेथड अपनाया जाता है जिसको मोल्टिंग का या फिर एक्डाइसिस का नाम दिया जाता है। इसमें जो एनिमल होता है वो पीरियडिकली अपना शेल शेड करता रहता है, चेंज करता रहता है। जो ओल्ड होता है उसको शेड कर देता है और उसकी जगह न्यू बना लेता है। और इस प्रोसेस के लिए कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्या करता है, जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट पहले किया जाता है क्योंकि वो इनसाइड पे होता है। जो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स होते हैं, मींस स्किन के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं स्केलेटन के नीचे वाली साइड पे, वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो आके एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ओल्ड शेल है वो बॉडी से सेपरेट हो जाता है। इसमें जो रिजेस वगैरह होते हैं उनको भी ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद एंडोक्यूटिकल जब कंप्लीट ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल की बारी आती है और उनको भी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ किया जाता है। और उसी टाइम पे जो न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल होती है उसको भी रिलीज़ करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। नीचे न्यू बनती जाती है और ऊपर की तरफ जो ओल्ड होता है वो अपलिफ्ट होता जाता है और इजीली वो बॉडी से एस्केप हो जाता है। और जो न्यू बनता है वो बॉडी से लार्ज होता है और उसमें इजीली वो सर्वाइव कर सकता है एनिमल। और फिर उसको डिपोजिशन की जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से उसको मजबूत बनाया जाता है ताकि जो न्यू शेल है वो प्रॉपर हो और एनिमल उसमें सर्वाइव कर सके। जितनी देर ये मोल्टिंग का प्रोसेस या डाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, एनिमल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि प्रीडेटर्स वगैरह उसको किल कर देंगे, उस पर फीड कर लेंगे। उसके लिए उसको प्रोटेक्ट रहना पड़ता है और उस थोड़ा टाइम क्रिटिकल होता है। इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन यूज़ होता है
उस हार्मोन को नाम दिया जाता है एक्डाइसोन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि एक्डाइसिस के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ होता है।